नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। एबीपी गंगा बेरोजगारों और पीड़ितों की आवाज है और हमने हमेशा वो खबरें आपको सबसे पहले दिखाई और बताई जो 69,000 भर्ती से जुड़ी हो या इसमें फर्जीवाड़े से जुड़ी हो। हमने ही आपको बताया कि कैसे फर्जीवाड़ा करके एक अनामिका शुक्ला के दस्तावेज का इस्तेमाल करके 25 नौकरियां हासिल की गई। हमने ही आपको दिखाया कि कैसे लाखों रुपए लेकर एक युवक को नौकरी का झांसा दिया गया और बाद में उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन सारी दुनिया को यह जरूर पता चल गया कि कैसे एक रैकेट धांधली के खेल में लगा हुआ है। हमने ही सत्ता से सबसे तीखे सवाल पूछे और हमने ही तमाम जवाब तलाशे जिनका आपको भी इंतजार था। और आज हमारे लगातार सवाल उठाने का परिणाम यह है कि यूपी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्तियां स्थगित करनी पड़ी और जांच एसटीएफ को सौंपनी पड़ी। अब आज हम कुछ और सवाल उठाने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम अपने सवाल आपको और अपने मेहमानों के सामने रखें, आज बेसिक शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे आक्रामक हिस्सा आपको दिखाते हैं। राजनीति करते हुए प्रदेश के नौजवानों के संवरते हुए भविष्य से खिलवाड़ करते हुए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से भर्ती ना होने पाए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। ऐसी परिस्थिति में भर्ती करना, ऐसा करने से योगी सरकार की संपूर्ण देश में एक अलग तरह की छवि बनने वाली है, बन रही है। उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई प्रश्न आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। क्या राजनीतिक मंशा थी इसमें कि सवाल गलत होने की बात कही गई और हाई कोर्ट ने कहा कि रोको? क्या राजनीतिक मंशा थी इसमें कि एक रैकेट काम कर रहा था जिसमें एक लेखपाल शामिल था और एक चिकित्सक शामिल हैं, 11 लोग गिरफ्तार हुए? बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल मंत्री जी की बात से इतर सरकार को आज तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने घेरा, कुछ ने ट्वीट करके और एक ने फेसबुक लाइव के जरिए। पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं, ट्वीट देखिए आप। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, बहुत तीखा तंज किया इन्होंने। लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट समिट्स और डिफेंस एक्सपो का कागजी इवेंट, यदि मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक, वीडियो, एलटी, एटीए और यूपी पीएससी की अन्य नौकरियां लटकाएं ना और जाते जाते नौकरियों का दिव्य दान दे जाएं तो युवा उनकी विदाई मुस्कुराकर करेंगे। यह अखिलेश का ट्वीट, उनका हमला सरकार के ऊपर। और अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। मायावती, एक और बड़ी अपोजिशन लीडर, क्या कहती हैं? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली, भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए नए खुलासे और तथ्य उजागर होने के कारण अब यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। ये लिख रही है ट्विटर पर मायावती और जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार आदि के संबंध में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज सामने आई, उनका बयान देख लीजिए। एक जनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो। इस पूरे गोरख धंधे पर ये जो तमाम बातें, तमाम तथ्य पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, ये भी भर्ती अटक गई है, लटक गई है और अपना रास्ता भटकती दिखाई दे रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। हमारे साथ जुड़ेंगी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अमनिंदर यादव, वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागा और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से चूके, एक नंबर कम होने की वजह से सिलेक्शन से चूक गए एक अभ्यर्थी विवेक द्विवेदी और भर्ती के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील शिवेंदु ओझा। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा की इस बहुत ही विशेष चर्चा में, राजनीति के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं
रुख करूंगा विवेक द्विवेदी, जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं हुआ, उनका। विवेक, स्वागत है आपका। ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या आपको अंदाजा था जब आपने भर्ती का फॉर्म भरा था, भर्ती का रिजल्ट आया था, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया 1 नंबर से, तो क्या आपको कोई जानकारी थी कि ये सब तमाम चीजें चल रही हैं? सर बिल्कुल नहीं जानकारी थी मुझे इसके बारे में। मैंने ये बोलिए सुन रहे हैं हम आपको। सर बिल्कुल भी जानकारी मुझे नहीं थी। सर बिल्कुल भी हमें जानकारी नहीं थी। हमने पूरा दिन रात, सर मैंने पूरा दिन रात एक करके मेहनत किया और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट्स में मैं 1 नंबर से चूका। कहीं न कहीं एक मिस्टेक आयोग से हुई, क्योंकि 2 या 3 नंबर से कुछ अभ्यर्थी रुके। और तो ऐसे विवेक, तो ऐसे तो बहुत सारे अभ्यर्थी रुक गए होंगे। आप सब लोग को यही क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है? विवेक, आज साफ बात करिए। यस सर, साफ बात यही सर, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे नंबर मिलने चाहिए थे। और आपको लगता है कि कुछ एक कोई रैकेट इन्वॉल्व भी है, या एक से ज्यादा रैकेट इन्वॉल्व है? विवेक, हजारों अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गलत तरीके से इसमें लोगों को पास किया गया, नंबर दिए गए? सर मैंने जो भी पढ़ा मीडिया के माध्यम से सुनाई दिया, पेपर के माध्यम सुनाई दिया, मुझे पता चला। क्या पता चला? मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है सर, अगर धांधली हुई तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अब आप खुश हैं विवेक? इस धांधली को दूर करे। अब आप खुश हैं विवेक? अब आप खुश हैं? एसटीएफ को जांच दे दी गई है? यस सर, मैं बिल्कुल खुश हूं। सरकार की इस कार्रवाई से मैं बहुत खुश हूं सर। ठीक विवेक, ठीक। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हरिश्चंद्र जी, एक बार फिर से स्वागत आपका। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ही देने हैं। विपक्ष के नेता हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि आपने जब सरकार का काम संभाला, आपके दल ने, तो उसका वादा था कि अब तक जो हो रहा है वो सब नहीं होगा। अब तक जो धांधलियां हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, भर्ती के नियमों में जो इधर उधर चीजें की गई, भर्ती करने वालों ने जो गलतियां की, वो सब अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ साफ सुथरा होगा और ईमानदार अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी। हुआ हरिश्चंद्र जी? हुआ? बिल्कुल। आदरणीय योगी जी की सरकार का जो संकल्प है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, घपलेबाज हैं, सबको योगी सरकार का, अगर आप 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो सबको जेल के सिस्टम को भेजने का काम योगी सरकार ने किया है। और योगी जी की सरकार सभी कामों को पूरी पारदर्शिता के साथ करने का उसका संकल्प भी है, कर भी रही है। आप ये देखिए कि ये जो वहां कुछ एक रैकेट पकड़ा गया, एक सेंटर से ये जो रैकेट पकड़ा गया, उसमें 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जांच एसटीएफ कर रही है। तो ये भी हमारी सरकार ने किया। वो रैकेट भी पकड़ने का काम सरकार ने किया और उनके खिलाफ तात्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए उनको सारे रूप अरेस्ट करने का भी काम सरकार ने किया। कहीं भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो योगी सरकार इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। अरे तो भर्ती कहाँ हो रही है? चलिए, मान लिया श्रीवास्तव जी, मान लिया कि आपने जांच करने का आदेश दे दिया है, लेकिन ये सब हुआ ही क्यों? भर्ती पूरी क्यों नहीं हुई? देखिए, भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे जो सरकार का प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ सारी व्यवस्थाओं को सरकार करती है। अब ये व्यवस्था है, अगर किसी कारण पे कहीं कोई आदमी घपला कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो सरकार अगर उनको दंडित न करे, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई न करे, तब तो सवाल बनता है। और इतने भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे चोरी का स्कोप कैसे बना श्रीवास्तव जी? ना, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम गड़बड़ियों का स्कोप बना कैसे, जगह बनी कैसे? बहुत सारे रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। 2018 में मैं देख रहा था गन्ना पर्यवेक्षक का, कृषि, बहुत सारे लोग लगातार शिकायत करते हैं कि ये भर्ती रुकी हुई है, वो भर्ती रुकी हुई है, ऐसे रिजल्ट पेंडिंग है, वैसे रिजल्ट पेंडिंग है। क्यों है ये? कई बार तो आप ये देखिए कि लोग
मामले को उलझाने के लिए कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं यहाँ रिट कर रहे हैं, कहीं वहां रिट कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका चयन नहीं हुआ, या कहीं सिस्टम को भ्रमित करने के लिए कहीं इस कोर्ट में कहीं उस कोर्ट में लटकाने भटकाने का भी काम कर रहे हैं लंबे अरसे से। और शिक्षा विभाग की जो नियुक्तियों में एक लंबे अरसे से प्रक्रिया चल रही है। सरकार की मंशा है कि ये जो चयनित हुए योग्य युवा अभ्यर्थी है वो विद्यालयों में जाए, वहां शिक्षा दे, उनको भी रोजी रोजगार का बंदोबस्त हो और गरीब लोगों के बच्चे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आज होल्ड कर दिया मामला आपका 37,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की अपील पर, और उस पर मालूम पड़ा है कि सरकार का पक्ष अभी सुना नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है वहां पे। अब तो कोर्ट बीच में आ रही है। तो ये सब आपने सोचा समझा नहीं था। मैं आराधना मिश्रा जी को चर्चा में लेके आता हूं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है। जरा आराधना जी की बात सुन लीजिए। विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी योग्यता के लिए भी परीक्षा की बात कही थी जब भी बात आई थी, क्योंकि ये बच्चों के शिक्षा, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शिक्षा मित्र जो योग्यता और पात्रता न रखते हो उनको भी सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल जाए। तो ये विषय भी सरकार को गुणवत्ता का विषय भी देखना सरकार का काम है और उसको सरकार ने किया। मेरी बात सुनिए, ये रोक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने थोड़े लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया इसको। कांग्रेस पार्टी की नेता आराधना जी, जरा उनकी बात सुन लीजिए। आराधना जी, इनके तर्कों में कितना दम है? और ये जो कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक मंशा आप लोगों की है कि आप लोग भर्ती न होने दें, और उसमें विपक्ष का नाम लिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा ये हास्यास्पद बयान आया है माननीय मंत्री जी का, जहां उन्होंने ये कहा है कि आप ये विपक्ष की कोई एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रोक लगाई है ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई है रोक, और गड़बड़ियां पा करके उस दिन लगाई है जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी। मैं 2-3 तथ्य आपके सामने लाना चाहती हूँ कि ये जो 69,000 भर्ती जो सुपर टेट परीक्षा के नाम से थी, ये सामान्य नहीं थी। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जो 1,37,000 की भर्तियां थी शिक्षा मित्रों की, उसका ये पार्ट 2 था। जब ये भर्ती अनाउंस हुई थी तो उस वक्त पहली परीक्षा मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, पर मैंने पहली परीक्षा सुनी जिसकी कट ऑफ पासिंग मार्क्स शुरू होने के पहले गाइडलाइन में इंगित ही नहीं थे। किसी परीक्षार्थी को ये तक नहीं पता था कि उसको कितने पासिंग मार्क्स लाने होंगे ताकि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके। सबसे पहली कमी इसकी ये थी। ये सरकार की गलत प्रेजेंटेशन और नीति को दर्शाता है। 5 लाख इसमें एप्लीकेंट आए, इन्होंने अप्लाई किया, परीक्षा दी। 6 तारीख को परीक्षा होती है, 6/1/2019 को, आज से लगभग 1 साल 3 महीने पहले, और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता। उधर परीक्षा शुरू होती है, इधर सोशल मीडिया पे और चर्चाएं टीवी चैनलों पे भी दिखाया गया कि इसका ये पेपर लीक हुआ। तब से लेकर के अब तक 1 साल 3 महीने में लगातार सरकार के ऊपर इस परीक्षा को लेकर के आरोप लगते रहे। हमने विधानसभा से लेके हर जगह इस बात को उठाया, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री जी तक क्लीन चिट देते रहे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। हमने जीरो टॉलरेंस की बात की मुख्यमंत्री जी ने, हम लगातार उनको याद दिलाते रहे कि सब कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और आज उन्हीं की जांच एजेंसीज, चाहे वो एसटीएफ हो या पुलिस हो, उन्होंने आज जो अरेस्टिंग की, 1 दर्जन से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है, और आज जो टॉपर था उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अगर ये अरेस्टिंग हुई है आज, आज इसमें ये तय कर दिया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यापम घोटाले में आरोपी है उसके भी तार इससे जुड़े हुए हैं। कैसे? ये सामान्य मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और किसकी बात कर रही हैं? ये आपराधिक मामला है। व्यापम घोटाले वाली बात थोड़ा और स्पष्ट करें, किसकी बात कर रही हैं? जो इसमें यादव जी थे, जो जिनका तार व्यापम घोटाले में भी नाम आया था, उनका नाम इस घोटाले में भी जोड़ा गया है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एसटीएफ ने इस बात अभी तो एसटीएफ को जांच दी गई है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी एसटीएफ को जांच दी गई। आराधना जी, मुझे एक लाइन बताइए कि सरकारें बदल गई हैं। एसआईटी ने ये बच्चे जो हैं,
आराधना जी, सवाल दरअसल ये है कि ये जो बार बार मसला फंस जाता है, इसके लिए जो पूरी मशीनरी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, जो लोग परीक्षा करा रहे हैं, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, जो लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, उन अधिकारियों को आप कितना दोषी मानती हैं? देखिए, इसमें अगर ये लगातार अगर इनको हम लोग ये चेतावनी न देते तब तो हम मान सकते थे कि सरकार को आगाह नहीं किया गया। अच्छा। लगातार आंसर शीट की डिस्क्रिपेंसी आपको भी मालूम है, जिसके आधार पे उच्च न्यायालय ने हाँ, ठीक है, वो बात ठीक है आपकी। क्या वो बात सामने तर्क ठीक है नहीं आई आपका। थी? क्या इस मामले में इसके पहले एसआईटी ने अरेस्ट नहीं किए थे? हाँ, ठीक है। आज ये बहुत सारे हजारों नौजवानों के भविष्य का मामला है। ठीक है, और सरकार जिस तरह से इसमें बेशक आराधना जी, ये भविष्य का मामला है, तो ये बेशक पूरी तरह से तय है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, और इसीलिए सब्जेक्ट आज बार बार बहस का विषय बन रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागा जी। विनोद जी, कौन दोषी है? ये जो हजारों लाखों बेरोजगार ईमानदार अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बार बार कुछ न कुछ अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है, कौन दोषी है इसके लिए? विनोद जी। ऐसा है कि इसमें दोष सरकार का नहीं होता है और न किसी वरिष्ठ अधिकारी का होता है। अच्छा। जब विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं होते, किसी प्रकार से उनके नंबर कम आते हैं या कोई और विसंगतियां होती हैं, तो वो सीधे कोर्ट का सहारा ले लिया करती हैं। और कोर्ट जो है, जब उनके सामने कोई बात आती है तो वो किसी न किसी प्रकार से कोई खामियां देखते हैं तो इसमें स्टे लगाते हैं। इसमें सरकार का दोष कहीं से नहीं होता। अच्छा, तो खामियां कौन करता है सर? ये खामियां कौन पैदा करता है जिसको कोर्ट देख लेती है और स्टे कर देती है? खामियां जो शिक्षा माफिया जो होते हैं, हाँ। जिनका इसमें ज़्यादा लगाव होता है, जो इस प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं, कराते हैं। वो कौन शिक्षा माफिया है? क्या वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? सरकार हर काम कर ले। विनोद जी, क्या वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है अगर आप उनको शिक्षा माफिया कह रहे हैं तो? वो व्यवस्था का हिस्सा भी है, वो व्यवस्था का हिस्सा भी है और उनकी अपनी एक अलग कार्यविधि है। अच्छा। उनके काम करने का अपना एक तरीका है। तो वो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि वो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को प्रभावित करते हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि सब लोग ऐसा नहीं हो सकते। कहीं न कहीं किसी का उसमें सहयोग जरूर रहता है। तो आप सारी तमाम जितनी सरकारें रही हैं पिछली, सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? आज जो हुआ, ठीक है विनोद जी, आप तमाम पिछली सरकारों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है? हाँ, मैं इसलिए देखिए, कभी कभी सरकारें कुछ गलतियां करती हैं। अब मैं ये नहीं कर सकता कि हर सरकारें पाक साफ हुआ करती हैं। अच्छा। कुछ के अंदर कमियां रहती हैं। अब जैसे एक समय था कि माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में तमाम ऐसी नियुक्तियां आई जो किसी एक बिरादरी की थी। आज वो स्थिति कम से कम नहीं है। अवनींद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि आप समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को कुछ हद तक दोषी मानते हैं। विनोद जी, अवनींद्र यादव आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत कम है समय आपके पास। यादव जी, कॉन्क्रीट रिस्पॉन्ड चाहिए आपका। विनोद जी, मुझे नहीं पता कि शायद पीठ पर, ओझा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, शिरेंद्र जी आ रहा हूं। के जीते जागते सबूत हैं यहाँ सशरीर बैठ के ये बिना मतलब में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी प्रक्रिया होती है या जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें वर्तमान सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। अच्छा। और 100% ये सरकार का फेल्योर है कि एक तरफ तो मजदूर हमारे प्रवासी बिल्कुल बेरोजगार हो गए। अब प्रवासियों तक न जाए वो एक अलग चर्चा है यादव जी। 69,000 भर्ती, वो एक अलग कहानी है। अभी फिलहाल भर्ती पर बात करिए आप। नौजवानों को इसका मतलब पिछली आपकी सरकार दोषी थी। आशा बंदी थी कि उनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी सरकार एक संगठित गिरोह चलाने का काम करती है। अच्छा। और कोई भी भर्ती आज तक, जब से मुख्यमंत्री बने हैं माननीय योगी जी, हाँ। कोई एक भर्ती आज तक मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिसको नौकरी नहीं मिली है। आपने भी शुरुआत में कहा था कि तमाम नौकरियां रुकी पड़ी हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं अभी भी, कोई 2 साल तो वो आपके समय में भी रुकी पड़ी थी ना, वो आपके टाइम में भी रुकी पड़ी थी। कोई दोष नहीं माना जाएगा।
वो आपके टाइम में भी रुकी पड़ी थी। टाइम में रुकी पड़ी थी, जनता ने हमें नकार दिया। अच्छा, अब जो ठीक, जो काम बहुत हमने बढ़िया, नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया वही यादव भारतीय जी, जनता पार्टी करेगी। बहुत ईमानदारी से आपने बात मानी। स्वागत आपका अमिन जी, सरकार ने, स्वागत आपका अमिन जी, बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से आपने बात को स्वीकार किया। स्वागत, तभी तो हमें हटाया। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी भी फेलियर हो गई। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। यादव जी, आपने बहुत ईमानदारी स्वीकारोक्ति की। अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, अब जो कुछ जवाब देना है श्रीवास्तव जी को देना है। शिवेंदु ओझा जी हमारे साथ हैं, वो वकील हैं पीड़ित पक्ष के 69,000 भर्ती मामले में। शिवेंदु ओझा जी, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कोर्ट के सामने और वैसे भी इस भर्ती की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आपने गलत देखी? देखिए, पहले तो आपने मुझे बुलाया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा आपके टीवी माध्यम से, उसमें देख लीजिए। और ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पीसीएसजे में और टीजीटी हिंदी में पूछे गए सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जो इस वक्त 69,000 शिक्षक भर्ती आई है, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है जी। इनका ऑप्शंस है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर मुखर्जी। अब इन्होंने पीसीएसजे 2011 में सेम क्वेश्चन पूछा था। हाँ। मैं दिखा दे रहा हूं, 2011 में सेम क्वेश्चंस हैं, आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए, लिखा है भारतीय संविधान सभा में ठीक है सर, अध्यक्ष ओझा साहब आपकी बात आ गई। ये गलत सवाल वाला पहलू हम डिस्कस कर चुके हैं। गायब है। श्रीवास्तव जी, आखिरी मिनट है। ओझा जी ने अपनी बात कही है, बहुत जेन्युइन बात कही है वकील साहब ने। ये गड़बड़ियां हुई हैं, ये तो स्वीकार करेंगे आप, और आपके सुपरविजन में हुई है श्रीवास्तव जी। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, जी 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 श्रीवास्तव जी, प्रशासनिक तब एक सेकंड सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए यादव जी, एक सेकंड जवाब। हाँ श्रीवास्तव जी, ये जो परीक्षा की जो भी परीक्षा करा, ये जो क्वेश्चन वाला ओझा जी जो वकील साहब हैं, जो इन्होंने विषय रखा, उसको लेकर के तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिजर्व रखा है, उससे उन्होंने सुनवाई की है, वो अपने आप उससे निर्णय होल्ड करेंगे। तो उससे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां भी कहीं कोई, मैं एक बात तो श्योर करना चाहता हूँ, उसमें सिंगल जज ने स्टे भी कर दिया है, किसी ने, वो चाहे बड़ा से बड़ा आपने उसको गलत नहीं माना, इसलिए आप डबल बेंच में गए हो, अगर कहीं कोई उस गड़बड़ी में पाया गया तो पहली बात तो योगी सरकार उसको बिल्कुल। अरे ये तो एक पक्ष है श्रीवास्तव जी, ये तो एक पक्ष है कि आपने उनको दंडित करने की प्रक्रिया शुरू की है या कोर्ट ने स्टे किया है। सवाल बार बार यहीं पे खड़ा होता है कि ऐसी प्रक्रिया ऐसे रास्ते से गुजरती ही क्यों है। अब समय इतना ही था। आराधना जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपने बात कुछ कहनी चाहती, आप कुछ बात कहना चाहती थी, लेकिन समय समाप्त हो गया। जी की बात का भी जवाब देना चाह रहा था। अब समय समाप्त हो गया श्रीवास्तव जी। अच्छा चलिए, एक लाइन में परीक्षा हुई थी, एक लाइन में श्रीवास्तव जी। ये परीक्षा तो हाईकोर्ट ने, ये विषय हाईकोर्ट में लंबित था, जब हाईकोर्ट ने क्लियर किया था जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। और दूसरी बात जो प्रकाश मार्क वाली बात को कह रही थी, वो पूरे जितने भी लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अप्लाई किए थे, जो भी आरक्षण का जो प्राविधान संवैधानिक है उसकी व्यवस्था के अनुसार जो उसकी मेरिट बनी, और जिन अभ्यर्थियों ने जो जिले की अपनी प्राथमिकता की समय, ठीक, मेरे पास इतना ही समय था, मेरे पास इतना ही समय था। माफी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आराधना जी, अवनिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, और मूल प्रश्न ये है कि ये सब कुछ इस तरह से आगे बढ़ता ही क्यों है, जो बार बार किसी न किसी पचड़े में फंस जाता है। और सिर्फ 69,000 नहीं, बहुत सारी भर्तियां, शिक्षकों की 12,460 भर्तियां, गन्ना पर्यवेक्षक की भर्तियां, बहुत सारी ऐसी भर्तियां फंसी हुई हैं, और बहुत सारे युवा परेशान हैं। इनकी परेशानी खत्म होनी चाहिए, और सभी लोगों को मिलकर इस पर चिंतन करना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी राजनीति देखने के लिए शुक्रिया। सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग वाइट शैम्पू बेस्ट है ना, पर ये